नमस्कार, ईशान टाइम्स में आपका स्वागत। मैं संजय राय आपका स्वागत करता हूं और आज हमारा कार्यक्रम बातों बातों में का दूसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम एक बिल्कुल अलग शख्सियत जो कि राजनीति से अलग हैं, राजनीति से दूर हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव में रहे हैं, विंग कमांडर संजय राय जी, जिनका नाम सभी लोगों के बीच में जानते हैं और ये आप हरियाणा सरकार में अधिकारी भी हैं। इनसे मुलाकात हुई है और आप सब लोगों से उनके बारे में, उनके परिवार का और उनकी शिक्षा दीक्षा और सब चीज़ें और समाज के लिए किस तरीके से योगदान दे सकते हैं युवा वर्ग, उनके लिए हम मोटिवेशनल और शैक्षणिक बातचीत कुछ हम लेकर के आए हैं, कुछ अलग राजनीति से हट करके। संजय जी, आपका स्वागत है ईशान टाइम्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा आपसे शुरुआती ये है कि आपने किस तरीके से, कहाँ आपकी जन्म है, जन्मस्थली है, कहाँ से किस तरीके से आपने अपने पारिवारिक थोड़ी पृष्ठभूमि बचपन से लेकर के अब तक का थोड़ा सा शुरू करें, क्योंकि जमीन से उठ करके ही आदमी आगे बढ़ा है। जी। हमें ये मालूम है कि आप एक किसान परिवार से हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आकर के आप विंग कमांडर तक पहुंचने के बाद, उससे रिटायरमेंट के बाद हरियाणा सरकार की सेवा दे रहे हैं। तो उसमें कैसे कैसे जाएं आज के युवा, और किस तरीके से, जिस तरीके युवाओं में बदलाव आया है, लोग बिल्कुल डिप्रेशन में चले जा रहे हैं कि अच्छी ऊंची शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो लोग चले जा रहे हैं। तो उससे एक अलग हट करके उन बच्चों को किस तरीके से हम लोग एक समाज में और अलग अलग चीज परिवेश में, वो शिक्षा में वो आगे बढ़ सकें, इस चीज पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। इस बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपका क्या रहा अब तक। जी, पहले तो संजय जी, आपको और ईशान टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने समय निकाला, कुछ पल निकाला अपने बहुमूल्य समय से और हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए आप लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके बारे में जरूर कुछ कहना चाहूँगा, जिससे कि एक इंस्पिरेशन दूसरे लोग भी इसे जी लें। देखिए, हमारी जो जीवनी है, अपने बारे में बहुत ही उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आया हुआ है। कभी कभी हम बात बोलेंगे, हो सकता है मैं इमोशनल भी हो जाऊँ, क्योंकि जब यथार्थ की बातें आप करते हैं तो सच्चाइयाँ सामने आ जाती हैं। जैसा आपने कहा कि हम लोग किसान परिवार में हम पैदा हुए हैं। हम रहने वाले मूलतः गाजीपुर पड़ता है, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें एक छोटा सा गांव है बेटावर में। जी हाँ। जब हम पैदा हुए तो हमारे इसमें संयुक्त परिवार था। तो संयुक्त परिवार, और हम पैदा करीब 1968 की बात हम बता रहे हैं आपको। जब हम पैदा हुए तो संयुक्त परिवार में करीब 60 या 70 लोग हुआ करते थे। तो अमूमन उस समय कोई अस्पताल तो था नहीं, कुछ था नहीं। हम लोग कोई घर में पैदा हुए थे। घर में पैदा होने के बाद में गरीबी क्या होती है हमें अनुभव, करीब 3-4 साल की जब उम्र हुई तो हमें गरीबी का हमें अनुभव पता चला। कहने को हम लोग बस 100, 150, 200 बीघा जमींदारी थी, लेकिन हकीकत ये थी कि हम लोग 2 टाइम का खाना खाने के लिए उपलब्धता हो जाए, वही बहुत था, वो बहुत बड़ी बात थी। हमारे पिताजी टीचर थे, वो कलकत्ता में पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल में। करीब 5-6 साल, 4.5 साल। तब तो क्या नाम है, उनकी वेतन ही बहुत कम हुआ करते थे। उनकी वेतन करीब 70 रुपए के आसपास, 70 रुपए, 100 रुपए से नीचे ही हुआ करता था उस दौर में तो। हाँ। और बहुत ही, जिसे कहा जाए कि मुफलिसी का दौर था वो, बहुत ज्यादा। तो हमें याद है कि हम करीब 4.5 या 5 साल के रहे थे। हमें हमारे बड़े पिताजी के साथ हम कलकत्ता चले। कलकत्ता हम गए तो वहाँ पे हमारा एडमिशन करा दिया गया। तो एक कमरा था, 10 बाई 10 फीट का कमरा रहा होगा, उसमें कोई 5-6 लोग वही अपने बिछा के वहीं पे सोते थे, और उसी में एक तरफ खाना बनता था। और खाना उस समय तो न गैस स्टोव था, ना अपना चूल्हा भी नहीं था, कोयले का चूल्हा, कोयले के चूल्हे पे खाना बनता था। फिर हमें वहाँ पे एक विनायक पाठशाला था स्कूल, हमें वहाँ पे एडमिशन करा दिया। तो विनायक पाठशाला, उस दिनों की बात है, हम 4 में बोर्ड के एग्जाम हुआ करता था, ये आप लोगों को 4 में। जी। तो हम 4 में हम पूरे बोर्ड टॉप कर गए। तो टॉप करने के पश्चात हमारे पिताजी को उसमें स्वास्थ्य उसमें कुछ ठीक नहीं रहता था। हमारे माता जी ने कहा कि भाई तुम एक ही बार तुम 6 में पढ़ लो, भाई तुम टॉप किए हो तो तुम कर लो 6, और 6 पढ़ने के पश्चात तुम्हें नौकरी जल्दी मिल जाएगी, तो घर का खर्च चलने लगेगा ठीक से। तो अभी हमने 6 में हमारा एडमिशन हो गया। तो विक्रम विद्यालय में हम चले गए, हावड़ा में एक स्कूल है। तो सब लोग वहाँ पे थे, तुम किस क्लास में पढ़े हो? तो हमने 4 में थे और हम टॉप किए, इसलिए हम 6 में आ गए। तो लोग टीचर कहते थे, अरे इन्होंने एडमिशन 6 में क्यों करा दिया इसका? और हकीकत मानिए कि अब सोचिए कि क्लास 5 आपने बिल्कुल ही छोड़ दी, तो 6 में समझ में नहीं आता था।
बट हम लोग किताब याद कर लेते थे और 6th में भी हम सेकंड पोजीशन पे आए। बहुत सुंदर। तो 6, 7, 8, 9, 10th हमारी ऐसे आई और 10th हम 65% आए। घर में गरीबी थी, हमने बताई। तो गरीबी थी तो हमारा एक उद्देश्य था किसी भी तरह हम नौकरी ज्वाइन कर लें। तो 11th 12th किए। 12th के बाद हमने बीएससी में एडमिशन लिया और हमें एयरफोर्स का फॉर्म निकला था। अच्छा। एयरफोर्स का फॉर्म निकला था तो एक हमारे किसी दोस्त ने कहा यार एयरफोर्स क्या होता है, हमें कुछ पता भी नहीं था। भाई हम तो सोचे थे कि चलो बीएससी करेंगे, उसी समय एमबीबीएस में एडमिशन हम ले लेंगे और पढ़ने में ठीक ठाक थे। उस समय 65% लाना माने बड़ा अच्छा स्टूडेंट माना जाता है। तो हमने एमबीबीएस के फॉर्म भी भरा था, जेई का एग्जाम हुआ करता था। एयरफोर्स का एक लड़के ने निकला था, हमने भर दिया हमने फॉर्म। अब हुआ क्या कि वो हम गए और हमारा सिलेक्शन हो गया एयरफोर्स में। 17 साल की बात है, सिलेक्शन हो गया। फिर हम उसमें एयरफोर्स वाले, उसमें नियम था कि 18 साल के पहले यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको जो पेरेंट्स से लिख कर देना पड़ेगा कि मैं एग्री में हूँ। मैंने फादर ने लिख दिया। भाई हम अपना एक बैग उठाए और हम चले गए एयरफोर्स में आ गए बेंगलोर में आने के बाद हमें लगा कि हमें पता तो था नहीं कि एयरफोर्स में भाई क्या होता है, हम जवान में भर्ती हैं या किसी में, बिल्कुल नहीं हमें पता था। हम एयरफोर्स में आने के बाद में हमने फिर काम कहाँ है, हम भाई ऑब्वियस है, हम तो ख्वाब तो देख रहे थे कि अच्छे हम डॉक्टर बने, हम डॉक्टर तो बन नहीं पाए। फिर आए, हमने एयरफोर्स में अच्छी से ट्रेनिंग ली, करीब 15 महीने की, और फिर हमें वहाँ भी हमने टॉप किया। तो हमें डायरेक्ट हमें वहाँ पे LAC का रैंक हुआ तो मिला गया। उस तत्पश्चात हमारी BSc तो छूट गई थी। BSc के बाद हमने फिर हमने पोस्टिंग है, हम हालवारा मेरी पोस्टिंग थी, हमने ग्रेजुएशन की। फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की हमने हिमाचल से। अच्छा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हमने एक लाल बहादुर शास्त्री पढ़ता है लखनऊ में, हमने 3 साल का MPM में 3 ईयर डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट किया। हमने पढ़ाई रखी। फिर हमने मतलब जॉब के साथ साथ पढ़ाई जारी रखी। जॉब के साथ जी पढ़ाई रखी। बिल्कुल। और उसी समय इलाहाबाद पोस्टिंग हो गई। फिर हमारी इस दौरान हमारी शादी भी हो गई थी। शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए थे। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि यदि मैं आज यहाँ पे हूँ तो मेरी पत्नी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। बहुत बड़ा रोल। तो सभी का होता ही है रोल इन सेंस की क्या कि देखिए परिवार संभालना उनका है। जब एयरफोर्स में जब हमने काफ़ी पढ़ाई कर ली तो हमें लगा कि अब हमारे एयरफोर्स में या तो मैं ऑफिसर बन जाऊँ या तो फिर मैं, हमारे लिए कि पोस्ट नहीं है अब। तो मैं एयरफोर्स छोड़ने के लिए था कि हम 12-13 साल एयरफोर्स छोड़ के हम HR मैनेजर, हमारे एक दो सिलेक्शन की बात हो गई थी, हम वहाँ जा रहे थे। तो वाइफ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम छोड़ोगे तुम्हारा खर्च कैसे चलेगा। तो हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि आप एयरफोर्स में ऑफिसर्स के लिए ट्राई करिए, यदि यहाँ पे हो जाएगा तो आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। तो परमात्मा की इच्छा और सबकी ब्लेसिंग से हमने इंटरव्यू दी। 130 लड़के आए थे, फ्रेश लड़के थे, परमानेंट कमीशन था एक, तो डिपार्टमेंट प्रमोशन नहीं था। 130 लड़के आए थे और 130 में हमारा अकेला सिलेक्शन हो गया बनारस से। तो हम मतलब 130 में अकेले हम सिलेक्शन में। अच्छा। किस पोस्ट क्या थी? फ्लाइंग ऑफिसर में। फ्लाइंग ऑफिसर में। और उससे पहले आप क्लरिकल में थे या उसमें मेडिकल में थे? मेडिकल में थे। आर्मी में उसमें मेडिकल थे, डिप्लोमा इन फार्मेसी वगैरह। ठीक। तो हमने फिर वहाँ से ज्वाइन करके हम चले गए एयरफोर्स एकेडमी में जाके हमने काफ़ी अच्छा वहाँ पर परफॉर्मेंस किया। हम पूरे अपने कोर्स में हम सेकंड रैंक आए। ओवरऑल सेकंड थे एकेडमी में सेकंड, ओवरऑल थर्ड थे। इंटरनल एग्जाम होता है वो जिसमें आपने क्वालिफाई किया है? नहीं, ये तो फिर अलग से क्या हुआ कि जब एयरफोर्स में सिलेक्ट हुए तो फिर हमारी अलग से ट्रेनिंग हुई ऑफिसर्स की, 1 साल की हमारी ट्रेनिंग। ये जो एग्जाम दिया आपने, आप एयरफोर्स में थे जी, उसके अलावा क्या इसमें इंटरनल एग्जाम सीनियर्स में नहीं या क्या होता है? वो अलग पोस्ट ही अलग, ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स को अलग, जैसे आप बाहर के बच्चे आप जैसे कॉम्पिटिट करते हैं वैसे आपको कॉम्पिटिट करनी पड़ती है। उसमें केवल एज रिलैक्सेशन होता है, बाकी क्वालिफिकेशन सबका एक ही होता है। तो हम गए फिर वहाँ पर एकेडमी में 1 साल की हमने ट्रेनिंग की, तब हम वहाँ सेकेंड रैंक आए और हमारा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद हमने भिन्न स्थानों पे हमने पोस्टिंग की। उस बीच में हमारी बिटिया और बेटे भी 2 लोग हुए, और बिटिया और बेटे हमारे मिलिट्री स्कूल से पढ़े और बिटिया हमारे साथ ही। देखिए पहले 2006 के पहले भी ऑफिसर बनने के बाद भी इतनी तनख्वाह नहीं हुआ करती थी जिससे कि आप लेवी सब बच्चों को पढ़ा सके। बिटिया हमारी बड़ी थी, तो बिटिया से कहा गया, हमारे भाइयों ने कहा, रिलेशन ने कहा कि अरे क्यों पढ़ा के इंजीनियरिंग करा रहे हो, शादी हो जाएगी, छोड़ो, कहाँ पैसा वेस्ट कर रहे हैं। पूर्वांचल में यही है। पूर्वांचल में यही है कि भाई बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाई थोड़ी सी कर ली है, शादी करो, घर भेजो। भाई शादी है, हो गई, अपना घर चले जाए, कौन सा आपको पैसे देंगे। तो हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि हमें जब तक हमने सर्विस की थी हमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया था। हमने चूंकि गरीबी में निकली थी,
हमारे 2 भाई थी, बहनें थी, तो हमारे लगता था कि हम उनके लिए कुछ करें। हमने 3-4 बीघा ज़मीनें खरीदी वो पीरियड ऑफ ए टाइम, और वो हमने फादर के नाम पे ली। अपनी सैलरी में से बचा सैलरी में करके, से बचा के, सेविंग बचा के, और अपने भाइयों को हमने पढ़ाने के लिए हमने बहुत बड़ा योगदान दिया कि चलो भाई पढ़ के आगे निकल जाए। वो हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके लिए भी फिर हाँ, इसका मेरी डॉटर का एडमिशन हो गया। देखिए लाइफ कैसे टर्न होती है एक पीढ़ी के बाद में। फिर भाई बेटिया चले गए जयपुर इंजीनियरिंग की, और माता जी की कृपा से उनका सिलेक्शन हो गया नेवी में। ठीक, अच्छा, अभी नेवी में है वो? नेवी में है वो। अच्छा, अभी लेफ्टिनेंट कमांडर है, इसमें कमांडिंग ऑफिसर एनसीसी में। ओके। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये गाजीपुर में शायद पहली लेडी ऑफिसर होंगी जो इंडियन नेवी को ज्वाइन की थी। हमारे रिश्तेदारी में या हमारे जान पहचान वाले में शायद ही कोई ऑफिसर रही नेवी की जो पहले इनका सिलेक्शन हुआ था गाजीपुर में। बड़ी हर्ष की बात थी, हम लोग गर्व महसूस किए कि चलो होगी। उसके 1 साल बाद तरुण जो थे वो बेटे जो मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे, उनका भी सिलेक्शन हो गया, और ये एज ए लेफ्टिनेंट पास आउट हुए आईएमए से। और पहली फैमिली लेफ्टिनेंट है वो? जी, अभी वो मेजर है। अच्छा। और पहली फैमिली आपको मिलेगी जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों लोग एक ही आर्म फोर्सेस में हों। शायद ही बहुत यूनिक फैमिली है, और हमें नहीं पता है। देखिए, पिता एयरफोर्स में और बिटिया नेवी में और बेटा आर्मी में। एक देखिए कितनी अच्छी है कि एक रास्ता मिले, परिवार को वो रास्ता मिला, मिलने के साथ साथ आपने यहाँ तक उस पीढ़ी को लेकर एक गरीब परिवार से आकर के एयरफोर्स में ज्वाइन होना, पढ़ाई करते करते वो यहाँ तक पहुँचना। हाँ जी, अब मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि बेटे अभी कहाँ पर हैं पोस्टेड? अभी जो तरुण है अभी 5-6 महीना पहले वो मॉरिशस में थे 1.5 साल। उसमें काफ़ी बड़ा एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था नेवी का। अच्छा। उनके साथ इनकी पोस्टिंग थी, क्योंकि वो देश हित में प्रोजेक्ट, इसलिए प्रोजेक्ट बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। अभी प्रोजेक्ट से वो वापस आ गए हैं, वापस आने के बाद उनकी पोस्टिंग भी जम्मू में। ओके। और जो स्नेहा है वो एनसीसी की सीईओ है, कमांडिंग ऑफिसर हैं, वो जामनगर में। स्नेहा की शादी हुई। हमारी वाइफ जो थी कहती थी कि आप रिटायर हो जाएंगे तो ऐसा कि दामाद कम से कम ढूंढिए जो एयरफोर्स का हो, जिससे कि आर्मी एयरफोर्स नहीं भी चलती रहे। तो इनकी बातों को दिमाग में रखते हुए इनकी शादी हुई एयरफोर्स में, और फाइटर कंट्रोलर है। अभी जो आपको पता हो रिसेंट में जो ऑफ सिंदूर हुआ था, उसमें काफ़ी बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। अच्छा। ऑफ सिंदूर में उनकी डिप्लॉयमेंट थी, और काफ़ी अच्छा उन्होंने देश के लिए काम किया। तो वो दोनों लोग वहाँ पे हैं। और तरुण जो है उनकी भी शादी हो गई अभी 3-4 साल पहले की बात है। वो लोग वो भी जो माननीय एलजी महोदय हैं अपने जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर, उनकी भाई की लड़की से हुई है। और दोनों लोग सकुशल, उनकी एक बिटिया भी हुई है। अच्छा। तो वहाँ पे बट मेरे ये कहना है कि जो हमारा जो 2022 में हम सेवानिवृत्त हुए, सेवानिवृत्त के समय हम बड़ा फॉर्चुनेट रहे कि आप लोगों सबने सुना होगा कि रफाल एक बहुत बड़ा फाइटर एयरक्राफ्ट था, बहुत ही उज्जवल रफाल के किस्म का फाइटर एयरक्राफ्ट था, जिसको इंडक्शन करने में हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, और बड़ा सक्सेसफुल हमने अपनी, यदि हम एयरफोर्स का रोल देखें 33-34 साल का, तो हमने काफ़ी कुछ एयरफोर्स के लिए कंट्रीब्यूट किया है। कौन कौन सी फ्लाइट्स आपने देखिए हमने रफाल कितने घंटे का आपका रहा है? रफाल हम तो ग्राउंड ड्यूटी में थे, तो हमारा ग्राउंड ड्यूटी में तो बेसिकली जो इंडक्शन ऑफ रफाल में हमारा बहुत बड़ा रोल रहा है। हम सरसावा में इंडक्शन ऑफ एलएस एडवांस लाइफ हेलीकॉप्टर में थे, उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। हम पहली बार पोस्टिंग N-32 में हुई थी, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में, वहाँ भी। तो हमने जहाँ जहाँ में मिला गया चांस, हमने 7 एसएलओ टेन्योर किए, कमांडिंग ऑफिसर टेन्योर किए। तो हमने कोशिश की कि हमें हम अपने देश के लिए कुछ कर सकें, और हमने किया। इस दौरान हमें सर्विसों में हमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने हमें कमेंडेशन दिया, हमें एयर ऑफिसर कमांडिंग एओसियन कमांडिंग ने भी हमें 2-2 बार अप्रिशिएशन दिया। तत्पश्चात हमें ग्रुप कैप्टन का रैंक नहीं मिला, इसलिए हम 54 ईयर्स में हम अम्बाला से रिटायर हो गए। रिटायर होने के पश्चात हमें अगेन इस हरियाणा की धरती पे हमें सेवा करने का मौका मिला। करीब 100 कुछ ऑफिसर आए थे, और उसमें 14 लोगों का सिलेक्शन हुआ, और फिर मेरा भी उसमें सिलेक्शन हो गया। तो अभी आप हरियाणा सरकार में? जी, हमने हरियाणा में भी, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हरियाणा में भी हमारे 2-2.5 साल के पीरियड में हमने हरियाणा के लिए बहुत कुछ किया। देखिए जिस अग्निवीर की रिजर्वेशन है, हमने काफ़ी कुछ स्टूडेंट केस बनाया, हम लोगों ने डिपार्टमेंट की मदद की वजह से अग्निवीर के बारे में हुआ। और इस डिपार्टमेंट में जो हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं या डायरेक्टर हैं, काफ़ी परियोजनाएं लाया गया। उसमें हमने बहुत कोशिश की कि हम जहाँ तक हो सके हम एक इंस्ट्रूमेंट बने हैं, हम इसको
सक्सेस करने में। जैसे एक आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट खुला है, खुलने जा रहा है हरियाणा में 3-4 जगहों पे, उसमें जमुनानगर में भी है। क्योंकि हमारी पोस्टिंग जमुनानगर, तो हमें बड़ा हर्ष का अनुभव होता है कि आप हरियाणा में जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के यमुनानगर और पंचकुला के प्रभारी हैं, और आपके पास ये दोनों ज़िले हैं। उसमें आपने सैनिक कल्याण के लिए बहुत से काम किए हैं, सैनिकों के लिए, अग्निवीर के लिए और सब चीज़ों के लिए। देखिए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हरियाणा के सैनिकों के कल्याण के लिए भी आप यहाँ पे अच्छी-अच्छी और योजनाओं को मैं लेकर के इतना सरकार से बराबर टच में रहते हैं। और हम अब इतना आपसे ही ज़रूर सुनते हैं। कहना जी, चाहेंगे जी। कि ये हरियाणा जो सरकार हमारी है, वो एक शहीदों के लिए या वीर नारियों के लिए या जो सेवारत जो करप सैनिक है, उनमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं अच्छा। हरियाणा में सोचिए कि मान के चलिए कम से कम 2 से 2.5 लाख हमारे एक्स-सर्विसमैन हैं, और उनकी फैमिली जोड़ के कम से 15 लाख के आसपास हमारे हरियाणा की फौज है। उसी तरह अर्धसैनिक में 2-2.5 लाख है, और इतनी ज़्यादा प्रोत्साहन दी है गवर्नमेंट ने हर चीज़ की। मतलब सैनिकों की सुनवाई बहुत पहले होती है। तो जब सरकार ऐसी एक चीज़ सैनिकों के लिए हो, पूर्व सैनिकों के लिए काम करती है, तो किसी चीज़ में आपको इनिशिएट लेने में अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने जो भी प्रपोजल हम लोगों ने इनिशिएट किया, वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उसको एक्सेप्ट की और काफ़ी कुछ किया। तो हमें लगा कि हम जिस जिस संस्था से 35-33 साल जोड़े थे, और दोबारा हमें नेक्स्ट यदि मौका मिल रहा है 5 साल उसी फैमिली को लुक आफ्टर करने के लिए, उसी फैमिली की सेवा करने के लिए, भाई देखिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल पुलिस फोर्सेज, उन्हीं की फैमिली, उन्हीं की वीर नारी, उन्हीं के पेंशन के लिए, तो हमें अंदर से एक बड़ा सुख का अनुभव हुआ कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में पले बड़े, उस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को हमें काम करने का मौका मिला। तो हमने कभी जो भी अभी हम जो इनिंग हम कर रहे हैं, उस इनिंग में हम ये नौकरी के हिसाब से हम नहीं आए। हमें लगा कि हम समाज की सेवा एंड प्लस जो जरूरत के लोग हैं उनके लिए हम खड़े हैं, तो उनके लिए खड़ा हुआ। इस पश्चात में तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, कोई भी चीज़ यदि आप लगे रहे, प्रयासरत रहे, हमने कभी नहीं सोचा था कि जिसके बचपन में जिनको 2 रोटी ना दोनों टाइम का मिलता हो, वो आदमी इस पद पे आ जाए कि कम से 150 लोगों को हम लोग मदद करते हैं। कभी नहीं सोचा था, और हमें बड़ा गर्व का महसूस है कि हमें ऐसे मेरे पेरेंट्स रहे, हमारे माता पिता रहे, जिनके आशीर्वाद से हम यहाँ पे आए। हमें याद है कि जब हम बचपन में थे, तो माता जी को कभी कभी दूसरों के घर से मांग के रोटी खिलानी पड़ती थी, इतनी गरीबी थी। उसकी कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस गरीबी में। हाँ, ऑब्वियस उसका एहसास हमें जरूर होता है कि हमारी माँ ने कैसे हमें संघर्ष करके हमें पाला, और माँ के साथ साथ हमारे भी संघर्ष होता है कि जब हमारी जब शादी हुई थी, तो हमारी पत्नी ने हमें कितना हेल्प की कि हमारे 2 बच्चों को हम लोग सोचते कि यार हम लोग यदि 1 किलो दूध लेंगे तो क्या कितनी हमारी बजटिंग होगी, हमारा महीना चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। तो इसमें मतलब पत्नी का भी बहुत बड़ा रोल है, और हमारे दोनों बच्चों का, जिन्होंने उस गरीबी में अपने आप को निकालते हुए, उभारते हुए। और हमें याद है कि हम तरुण को अपने एटीएम दे रखे थे पढ़ने के लिए, जो मिलिट्री स्कूल में पढ़ते थे, तो वो 4,500 रुपये निकालते थे। भाई क्यों, 3,000 फीस है, 1,500 रोशन है, और 500 अपने पॉकेट खर्च। तो एक मान लीजिए आज के परिवेश के बच्चे होते हुए भी उस लड़के ने 4 साल अकेले रहा होगा, इंजीनियरिंग किया, और 8 साल बाकी एलिमेंट्री एजुकेशन, 12 साल। उस बंदे ने कभी, ये लड़के ने नहीं सोचा कि हम कुछ इसमें से 2,000 चाहे रुपये एक्स्ट्रा निकाले, कभी नहीं निकाला। और उसका परिणाम ये हुआ कि जो तरुण थे वो कर्नाटका में 9th रैंक लाए थे। अच्छा। 9th रैंक लाए थे पूरे कर्नाटका में। और फिर भी उनको काफ़ी पढ़ने में अच्छे थे। हमारी बड़ी इच्छा थी कि वो सिविल सर्विसेज में जाएं, जो हमारे यूपी बिहार में लोग की इच्छा होती थी, हमारी बड़ी इच्छा थी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं डैड, मैं तो फौज में जाऊँगा, और फौज में मैं आर्मी में जाऊँगा। तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप देश सेवा करना चाहते हैं तो। देखिए, जिस तरीके से एक मन की भावनाएं आपकी निकल रही है, तो हमारी बातचीत चलती रहेगी। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करके साथ साथ थंबनेल जरूर दबा दें कि आपको ये वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचे। नमस्कार। हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी विंग कमांडर संजय राय जी से, जिसमें कि इन्होंने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि और पूरे चीज़ें किस तरीके से, एजुकेशन और किस तरीके से स्ट्रगल से, ज़मीनी स्ट्रगल से लेकर के और अपनी जॉब पर, और जॉब से कहाँ तक पहुँचे हैं। मैं आपसे संजय जी एक ही सवाल पूछना चाहूँगा अब, कि जो आज की युवा पीढ़ी अलग अलग फील्ड में जा रही है, सबको इंजीनियरिंग करनी है या भेड़ चाल चल रही है कि जिसने बीटेक करना है, एमबीए करना है, ये करना है, उसके बाद आगे जॉब है नहीं, गवर्नमेंट जॉब है नहीं। आर्मी में भी अब अग्निवीर आ गया और सब चीज़ें आ गई, वहाँ भी पक्का नहीं है कि कहाँ जाएगा, 4 साल के बाद उनको भी घर आना है।
और इन सब चीज़ों में लेकर के आज युवाओं के अंदर एक डिप्रेशन की, कि हम क्या करें, प्राइवेट में जॉब नहीं है, वहाँ पीपीपी मोड पे है कि भाई प्राइवेट वो ले रहे हैं और गवर्नमेंट की भर्तियां कम हो गई। लेकिन उन युवाओं को क्या करना चाहिए, क्या वो अपना रोजगार करें, रोजगार भी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो उनको किस तरीके से आप अपना संदेश देना चाहते हैं कि वो लोग किस लाइन में जा करके किस तरीके से जाएंगे और जाएं वो? देखिए संजय जी, मैं ये कहना चाहूँगा हम्म, कि एक आम धारणा पहले थी, चाहे आज भी है, कि एक ऑफिसर का बच्चा ऑफिसर होता है। हाँ। एक आम धारणा है। मैं इस बात से बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ। सबक न रहने का कहने का वजह ये है कि देखिए, मेरे जैसे हमने पहले भी कहा कि हमारे फादर अध्यापक थे और हाई स्कूल पास करके वो प्राइवेट स्कूल में गए थे। बेसिकली फॉर्म के बारे में कुछ पता है, हमने पूरी कहानी आपको बता दी। तो एक कहीं ना कहीं आपकी सोच होनी चाहिए कि हमें लाइफ में करना क्या है। देखिए आज के ज़माने में एक एम बनाए, एक टारगेट बनाए, हाँ, उस पे भी। यदि आपके ज़माने में देखिए बच्चों की जो आज की जो भाग-दौड़ है, कहीं न कहीं उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं, नहीं, नहीं बच्चों को छोड़ दो, लेट लेट चाइल्ड टू टेक अ डिसीजन, लेट स्टूडेंट टू टेक अ डिसीजन। ये कई बात इस बात तक हम सहमत होते नहीं हैं, क्योंकि 9th में, 10th में, 11th-12th जो 9th, 10th, 11th-12th जो 4 साल जो पीरियड होता है, उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा अहम रोल होता है। आपने और पेरेंट्स तब की तक बात की थी, इसी में मैं आपकी बात को जोड़ूं कि जिसमें कि आजकल कंपटीशन भी होगा कि उसका बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका बेटा यहाँ पहुंच गया, माँ बाप के बीच में कंपटीशन है और वो अपनी कंपटीशन को बच्चों में थोपते बिल्कुल। हैं। ये भी एक ये चीज है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो उसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि जो इम्पोज करने वाली जो हमारी जो थॉट है कि नहीं हमारा बच्चा यही करे, हमारा बच्चा डॉक्टर ही बने, हमारा बच्चा इंजीनियर ही बने, हमारा देखिए इससे बाहर आनी पड़ेगी। देखिए आजकल गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ हमें देखिए प्रेजेंट गवर्नमेंट, अब मैं ऐसा नहीं है कि मैं बीजेपी की बातें कर रहा हूँ या कांग्रेस की बातें कर रहा हूँ, एक आम बातें मैं करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आ रही है। देखिए जॉब कितनी मिलेगी, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, कितनी जॉब मिलेगी? 1 करोड़ मिल सकती है। तभी 70-80 करोड़ लोगों को जॉब तो नहीं मिलेगी ना, या 2 करोड़ मिलेगी। तो यदि मान लीजिए जब तक हम पहले, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, 60 से 65% लोग अभी भी खेतों में काम करते थे। हम अपने खेतों को छोड़ के भाग रहे हैं। हम क्यों भाग रहे हैं भाई? जो हमारे कृषि प्रधान देश है, हम यदि आज बताएं आपको संजय जी कि हम यदि 5 बीघा जमीन हम ले लें, कि 3 एकड़ जमीन ले लें, उससे एक परिवार आराम से जी सकता है। हम क्यों बहुत, हम अपने गाँवों को छोड़ के हम शहरों की तरफ भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं भाई? हम गाँव को ऐसा करें कि गाँव को हम शहर बनाएं। शहर और गाँव में अंतर क्या है? सुविधाएं। आजकल आम सुविधाएं आजकल देखिए गाँव में भी मिल रही है। हम गाँव को स्ट्रेंथन करें। जब हम गाँव को स्ट्रेंथन करें तो हमारी इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उस जो 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 खेत हम लोग कर रहे हैं, जो खेती हम लोग जो कर रहे हैं, उसको हम लोग टेक्नोलॉजी का कितना हम लोग यूटिलाइज करें। जो ड्रोन है, अच्छे फसलें हैं, अच्छी बीजें हैं, अच्छी खाद है, उसकी अवेलेबिलिटी का हम लोग लें और उससे हम अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो हम क्यों नौकरी के बल पर डिपेंड न रहे। हम खुद देखिए, हम जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, मैं कहना चाहूँगा इस कास्ट के लोग कभी नौकरी नहीं करना चाहते थे। हम सोचते कि हमारा बेटा क्या करेगा? खेती करेगा। बट हम अपने आप से पूछे तो क्या हम उसमें अभी हैं? नहीं। हमारा बेटा कह रहे छोड़ो, खेती से का नुकसान होता है, चलो नौकरी कर लिया। तो मेरा कहना कि हम ऐसे क्यों सोच रहे हैं? हम जैसे जो हमारे पूर्वज जो थे और जिसमें जिस धंधे में थे, जिस पेशे में थे, उस पेशे को हमें अपनाना पड़ेगा। वापसी आना पड़ेगा। आप देखिए यदि आजकल काफ़ी पढ़े लिखे देखिए IITian है, IIM से लड़के हैं जो दोबारा कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर में हैं और काफ़ी चीज़ें हो भी रही हैं। तो जब तक हम हमारी जो पहले के लोग जिस इंडस्ट्रीज में, जिस व्यवसाय में थे, हम लोग उसको लेके चले। यदि किसान भी करता तो हम ये ना सोचे कह रहे यार वो तो खेती कर रहा है, छोड़ो क्या करेगा, या वो बिजनेस कर रहा है, शादी नहीं हो रही है आजकल। अगर लड़का अगर मेन लड़ाई वहां पर भी है कि अगर लड़का खेती में आ गया, नौकरी छोड़ के, और वो अपना पढ़ाई करके, उसकी शादी की समस्या बिल्कुल हम सहमत है। तो इसको हमें कहीं ना कहीं और वो जो लड़की वाले हैं वो भी नौकरी वाले। और दूसरी चीज, इसमें एक चीज और भी आ रही है कि आजकल जो लड़के वाला है वो भी कमाती हुई लड़की चाहिए उसको, वो भी जॉब वाली लड़की ढूंढ रहा है। बिल्कुल आपसे हम और उसको रोटी भी बनवानी है और जॉब भी करवानी है। हम आपसे और बर्तन भी मजवाना है और जॉब भी करनी है। इस पर भी तो एक समस्या आ रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस चीज को हमें एक होराइजन, हमारे एक जो सोच है वो हमें सोच बदलने की जरूरत है। देख, केवल हम ये सोचे कि हम कह दिए माँ के हम 20-22 है कि नौकरी कर लें, या हम 15 है कि नौकरी कर लें, उस लड़के से हम शादी करेंगे, लेकिन जिसकी खेती में है उससे नहीं शादी करेंगे, वो गलत है। इस सोच को हमें बदलने की जरूरत है। और यदि हम सोच करना बदले तो सोचिए कि फिर वो देश हम किधर लेके जा रहे हैं।
तो इसके लिए हमें जागरूक करना लोगों को बहुत जरूरी है। हम्म। और जब तक हमारा जो एक प्राइमरी चीजें थी जो खेती, उस पर यदि हम स्विच नहीं करेंगे और उसको हम पॉजिटिव में नहीं ले जाएंगे, तो उस समय देखिए डिप्रेशन जिसकी आप बात कर रहे थे, या नौकरी नहीं मिलना, या 50 चीजें होना, या देखिए कितने सारे फैमिली डिस्प्यूट हो रहे हैं, रीजन क्या है। और सेकेंड चीज जो हमारी धरोहर थी, आप देखिए जो आज के 30-40 साल पहले हम जब संयुक्त परिवार में थे, कभी आपने सोचा कि संयुक्त परिवार के आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली क्यों हुआ? अवधारणा ही नहीं है कि धारण क्यों हुआ? आजकल लोग अपने पेरेंट बस बेटा बेटी माँ बाप, और कुछ दिन में वो दिन दूर नहीं, यदि हम अपने आप को मंथन न करें तो माँ बाप भी हट जाएंगे। हाँ, तो हट ही हमें चुके हैं। हट ही चुके हैं। तो हमें अब कहीं बुजुर्गों को ले जाकर लोग वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं, कहीं भी अभी छोड़ रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है। अभी हम और मैं आपकी बात को ही जोड़ रहा हूँ, तो इसमें अभी ये स्थिति धरना ये आ रही है कि कृषि जब हमारा संयुक्त परिवार था, तो संयुक्त परिवार के अंदर एक त्याग की भावना थी, एक जी दूसरे के पीछे प्यार था, एक दूसरे की सुनने की वो थी। आज वो चीजें खत्म होती जा रही हैं, जी और वो चीज खत्म हो गई तो आज संयुक्त परिवार खत्म हो गए। आज अलग अलग रह रहे हैं सभी लोग, अलग अलग रहने में कहाँ जाएगा? फिर वही हम अपने संस्कारों को नहीं दे पाते हैं बच्चों में, फिर वो बच्चे आते ही अग्रेसिव होते हैं, दोनों शादी ब्याह भी टूट रही हैं। देखिए बहुत सारे रिश्ता जो बुआ का था, मौसी का था, हाँ, मौसे का था, हम्म, मामा का था, रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते जा खत्म रहे हो हैं, गए। और इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। तो जब तक हम जो हमारी अच्छाइयाँ थी आज के 30-40 साल पहले की, जब तक हम उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, वो देखिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे भले आपकी पर कैपिटा इनकम ट्रिलियन में चले जाए, मिलियन में चले, लेकिन हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक दूसरे को एक लिटरली आत्ममंथन करने की जरूरत है कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। और जब यदि हम इस पे स्विच होते हैं, जो हमारी परंपराएं पहले थी, खेती की थी या व्यवसाय की थी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की थी, जब तक हम इस पे नहीं जाएंगे वो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। ये काम तो शुरुआत हमारी पीढ़ी को ही करना पड़ेगा, फिर बिल्कुल तब जाके हमारे बच्चे भी उस तरफ जाएंगे। भाई खेती में अगर हम लोग वापस शहर में आए उनको बच्चों को ऊंचा देने के लिए, और फिर हमें फिर भाई करने के वो उनको अगर हमने अचीव कर दिया, फिर हम गांव की तरफ जाए, उसको संभालें, तो बच्चे समझेंगे तो गांव को समझ पाएंगे, नहीं तो उनको गांव पता ही नहीं होता है, तो बिल्कुल, हमारी शहरों मन में। की बात आपने कह दी। तो हमें इस पे गवर्नमेंट को और हमें आपको सबको मिलकर जागरूक करने की जरूरत है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। जिस चीज में हम हैं उस चीज को आप अपने आप को इवॉल्व करें, और देखिए अपने आप ही चीजें सब सही होती चली जाए। अब रही बात कि पहले खेती हुआ करती थी, संयुक्त परिवार थे तो खेती थी। अब खेती कुछ तो सड़कें आ गई हैं, कुछ मुआवजा लेके खेती बेचने की खत्म कर दी गई है। तब एक शादी होती थी बेटी की तो 1 बीघा खेत बिकता था, तो पूरा परिवार रोता था कि हमारा खेत बिक गया। उस लड़की की शादी करने के लिए एक दहेज था, जी जो दहेज था पहले का। लेकिन उसमें कुछ लोगों ने उस बात को बदला, कुछ संतों ने, कुछ और लोगों ने उस बात को मोड़ करने के लिए कि अगर वो लड़की ना होती, वो लड़का होता, तो उसका वो वहाँ हक होता। वो अपने हक का उसका बेच करके उसको दे दिया गया। लेकिन वो दहेज में उस लड़की के हित का नहीं काम आया, वो काम वो खर्च में आया, दिखावे में खर्च होता था, न कि वो लड़की को आया पैसा दिया गया। कि अगर हम कोई पीस पैसा दे रहे हैं तो उनके आने जाने बैंड का, इसका उसका खर्च दिया करता था। जी सामाजिक परिक्रमाओं परिप्रेक्ष्य में ये सब चीज़ें बहुत ही देखिए, गलत थी और गलत है अभी भी। मैं आपसे तो ये उस पर कहना कुछ जो क्या कि कहें? दहेज उत्पीड़न की बात चली। हाँ। देखिए मैं अपनी बात समाज में हमें कुछ लोग जानते हैं, आप हम्म, कहीं से पता कर लीजिएगा। हम्म, ना हमने अपने बेटा में दहेज लिया, ना हम्म, अपने अपनी बेटी में हमने दहेज दिया। जी। हम बिल्कुल ही इससे दहेज के विरोधी थे, और मेरी बिटिया भी विरोधी थी, मेरा बेटा भी था। हम लोगों ने बिल्कुल ना दहेज की बात की, ना हमने लिया, ना हमने दिया। हाँ, तो लेकिन मैं लेकिन समाज एक को एक आम जन में तो समाज को इस चीज को, हम लोग यदि हैं अग्रणी है समाज के, हमें इस चीज को कहने की जरूरत है कि देखिए दहेज उत्पीड़न से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें आपको सोचना है कि हम दहेज की बात तो धीरे धीरे इसमें गवर्नमेंट देखिए कानून भी लेके आई है, बट कानून लाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उसको हम इम्प्लीमेंट इंश्योर ना करें। और हर माँ उधर भी ले बाप लो कैमरा, लो उधर। की इच्छा होती है कि भाई हम अपने बेटी को ये देंगे। हाँ, अगर हाँ। वो इच्छानुसार दे रहे हैं, चाहे अपनी शौक को पूरा करें, अपनी बेटी को मतलब पूरा करें, तो वो हमने दहेज ना लेने का मतलब उसका, क्योंकि हर माँ बाप को होता है इच्छा से जो दे रहा है वो मतलब कर रहा है। अब मांगना और लेना और करना वो गलत चीज मतलब लगता है। तो ये हमारी बेटी भी खिलाफ थी, डैडी जहाँ मांग होगी वहाँ हमें शादी नहीं करनी है, इसके खिलाफ हम लोग भी थे और बेटा भी था। तो हमने अपनी बेटी को भी दहेज के नाम पे मतलब ऐसे नहीं दिया कि हाँ उनका मांग है तो हमने दिया। वो लोग भी हमसे डिमांड नहीं कर रहे थे, हम पहले ही बता दिए थे। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए ना, आपकी चर्चा बहुत करीब है
सरना है। अब आप एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, मेरा मतलब फैमिली थोड़ा उतना वो नहीं था। कलकत्ते में मतलब रहते थे, मेरे दादाजी रेलवे में अच्छे उस पे थे, इंदिरा गांधी के मतलब साथ भी रहते थे। पापा भी वहीं जॉब करते थे मेरा। तो बट वही था कि पहले लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। तो मैंने जैसे 12th में गई तो मेरी शादी मतलब फिक्स हो गई। तो शादी होने के बाद तो फिर पढ़ाई मतलब हुआ, मुझे थोड़ा शौक था पढ़ने का। तो जिस तरीके से परिवार था, संयुक्त परिवार था, परिवार के लिए किस तरीके से क्या क्या योगदान आपका रहा, थोड़ा सा उस पर भी बताइए। ससुराल साइड में जी जी, शादी के बाद हम आए तो वही, तो घर तो अब यही हो गया। हाँ शादी के बाद वही आए। तो अभी इनका छोटा वाला भाई जो था वो 5th में था, और इनका तो स्टोरी आपने राय साहब का सुन ही लिया है। इनका बीच वाला भाई 12th में थे। तो वही मतलब उनको बच्चे की तरह पढ़ाने का और उसका, फिर उनको भी हमने कहा नहीं कलकत्ता भेजते, क्योंकि गांव में पढ़ नहीं रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। अब फैमिली से माता जी वही सेपरेट हुई थी हमारी शादी से कुछ ही मतलब साल पहले। तो यही था कि फैमिली को हमें आगे बढ़ाना है, मतलब देवर को भी पढ़ाना है, इनको भी मतलब अपना आगे करो। फिर वो वही परिवार में यही योगदान था मेरा कि देवरों को एजुकेट किया। आपकी जॉब के बीच में आप कितने साल तक दूर रहे? हम 7 साल तक दूर रहे। वो भी एक बिछोह लगता होगा, वो असली सेक्रीफाइस वो है। जी, हम 7 साल तक इनसे दूर रहे हैं। हाँ। फिर इनके भाइयों को ही लेके हम इलाहाबाद निकले जब मेरा बेटा 1-1.5 साल का था। इनके भाइयों को ही पढ़ाने के लिए मैं इलाहाबाद मतलब आई हूँ। इसके बाद इनका मतलब पूरा जो भी है आगे का MBA वगैरह और वो सब वहाँ से किए हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ भी रेगुलर किया है उन्होंने। इसके बाद ये आप करते पढ़ाई करते रहे आप? हाँ, शादी के बाद ही पढ़ाई पूरा करते रहे हैं। इनको ही पढ़ाया आपने? पढ़े तो वो खुद है। पढ़ाई तो उन्होंने खुद ही किया है, बट मतलब कंटिन्यू किए हैं उसको। नहीं, मैंने जैसा हमने कहा कि हमारी पढ़ाई में ये बहुत बड़ी ये क्या कहते हैं पुश बैक नहीं होता ऐसे। नहीं, एक्चुअली हम आते थे 3 बजे, और मैं याद है कि अब मोतीलाल नेहरू कॉलेज से हमने एक साल का हम मैनेजमेंट कोर्स रेगुलर कर रहे थे, बड़ी लिमिटेड सीट थी। हम आए नहीं 3 बजे लंच करने के बाद, चलो निकलो कॉलेज जाओ। और उस कॉलेज में मैं आपको बताऊं मेरा रैंकिंग का 9.5 रेटिंग थी, मैं सोचिए अराउंड 90%। और उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि देखिए घर में जब तक कि सहयोग नहीं रहेगा ना पत्नी का, आप नहीं कर सकते हैं। घर के पूरी काम सिर्फ सब्जी से लाने से लेके ये काम करके सब कुछ काम वो करती थी, और हमारा काम था कल पढ़ना। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि मैं यहाँ पे हूँ तो इनमें बहुत बड़ा इनका और मेरे बच्चों का योगदान है, जिसको हम देखिए बातों बातों में कितनी बातें निकल के आई। हमारे साथ भाभी जी भी थी, भाभी जी से भी हमने बात किया, और एक पूरे परिवार को चलाने के लिए किस तरीके से महिला का योगदान है, और माँ का, बहन का, बेटी का, हर किसी का योगदान है समाज के अंदर और परिवार के अंदर। उसके अलावा कोई भी चीज़ हमारी आगे नहीं बढ़ सकती। हम लोग बातों बातों में इतनी बातें हुई और सभी से हमारी बात हो गई। यह एक संदेश है, आप लोग इसको, अगर आपको अच्छा लगा है कोई चीज़, तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करके, साथ साथ आप जो एक